हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और जूनियर असिस्टेंट का देखिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे स्तर के रहेंगे। तो जो प्रश्न आपको आएँ आप उसका उत्तर खुद दिमाग में सोचें और हम कोशिश ये करेंगे कि जितने टाइम हमें वहाँ मिलना है, एग्ज़ाम में मिलना है, लगभग उसी टाइम पे हम इस पेपर को क्या कर लेंगे कि पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखिए इसमें से हम हिंदी वाला सेक्शन लेते हैं। तो हिंदी का देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है देखिए, पहला यारा लावा, दूसरा है छा छत्री वाला, त्रा ज्ञा और विसर्ग, तीसरा है यहाँ पर ई चा छा और ऋषि, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर तीनों सा दिए गए हैं और हा दिया गया है, और फिर दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से यारा लावा हैं, अर्थात अपना ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही होगा। यारा लावा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ये जो यहाँ पर देखिए स्वर दिए गए हैं, तो इन स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन देखिए, बड़ा आ, छोटा ऊ, ए और ओ, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा है इसमें से दीर्घ स्वर जो है ये है बड़ा आ। देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर तीन तरह के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो और इसके साथ अगर हम एक दूसरा भी इसका टाइप देखें तो एक होता है संयुक्त, यहाँ पर तो संयुक्त स्वर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें तो ये तो भाई दीर्घ स्वर है बड़ा आ। इसके बाद ऊ को देखें तो ये ह्रस्व है, मतलब छोटा है, और ए को यहाँ पर देखें आप तो ये संयुक्त है। क्योंकि जो संयुक्त स्वर होते हैं, जो दो स्वरों से मिलके बने हुए स्वर होते हैं, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो अपना जो ए है यहाँ पर ये किससे किससे बना है, देखिए ए बना है अपना आ प्लस ई से, ठीक है, इसलिए ये संयुक्त है। दूसरी चीज़ यहाँ तक कि ओ, जो ओ है ये भी संयुक्त स्वर है। क्यों? क्योंकि ये बना है आ प्लस ऊ से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। अगला देखिए, कोष्टक में दिया गया विराम चिन्ह का नाम बताना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर चिन्ह का आप देखिए ये चिन्ह दिया है और इसका हमें यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन देखिए, ए में दिया है उद्धरण चिन्ह, फिर है अल्प विराम, दूसरा है निर्देशक चिन्ह, फिर है अर्धविराम, तो और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, ये है अर्धविराम। जो अपने चिन्ह होते हैं तो ये चिन्हों में से इसी तरह के हमें तीन चिन्ह यहाँ को देखने को मिलेंगे विराम के हिसाब से। एक होता है देखिए अल्प विराम, दूसरा होता है यहाँ पर अर्ध विराम, और फिर होता है एक पूर्ण विराम। तो तीन तरह के विराम होते हैं। तो देखिए जिसे हम कॉमा कहते हैं, छोटा सा ये कॉमा लगाते हैं, ये होता है अल्प विराम। अर्ध विराम देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये इस प्रकार से कॉमा के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, सेमी कॉलन भी बोलते हैं इसको, तो ये होता है अर्ध विराम। और पूर्ण विराम ये सीधे सीधे देखिए एक डंडा यहाँ पर जैसे लगाते हैं, तो ये होता है पूर्ण विराम। अल्प विराम का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा रुकना, ठीक है। अर्ध विराम अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि ज़्यादा रुकना, यानी कि जब एक सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, तो हम वहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। और देखिए मैं ये कहूँगा आपसे कि इसको पूरा सीरीज देखिएगा आप काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी आपको मिल जाएगा इसमें, और रिवीजन तो होगा ही कि भाई हमने कितना सीखा है, रिवीजन तो हो ही जाएगा। इसमें से करंट अफेयर के जो जीएस वाला जो सेक्शन है, करंट अफेयर के भी प्रश्न जो हैं वो काफ़ी रिलीवेंट हैं। क्योंकि अभी देखिए जो एक जनवरी में जो पेपर हुआ है, अभी तो जनवरी वाले पेपर में आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर जिस हिसाब से उसने पूछा है पिछले साल का, तो वो इस वाले पेपर में भी हम उसी पैटर्न में लगभग इसको शामिल करेंगे। अगला देखिए, प्रद्युम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। तो प्रद्युम्न कैसे लिखा जाता है, इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है। ये देखिए प्रा और ये द्यू और माँ और यहाँ पे ना, प्रद्युम्न इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी सही वर्तनी होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं जो शब्द, इनमें से हमें बताना है वर्तनी किसकी सही है। यहाँ पर पहला देखिए खलिहान, तो खलिहान नहीं होता, खली होता है, मतलब छोटा ये होगा, ली होगा, ये खलिहान होता है, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, कार्तिक। अब देखिए कार्तिक शब्द जो यहाँ पर है तो कार्तिक नहीं होता है, कार्तिक होता है, मतलब ती जो है यहाँ पर छोटी के मात्रा के साथ में होता तो सही होता। सी देखिए यहाँ पर कौतूहल, ये यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। तो ये कौतूहल जो है सही लिखा। इधर देखिए
ये गिरजा नहीं होता, गिरिजा होता है ना, शब्द जो है गिरिजा होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए कि कौतूहल को तो हमें याद रखना है, बाकी यहाँ पर इन शब्दों को भी हमें याद करके रखना है, ठीक है, कि किस तरह से ये लिखे जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, सूक्ष्मता, बच्चा, चोर, स्वच्छ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए जो कौन सा भाववाचक है, सूक्ष्मता जो है ये भाववाचक है। बाकी यहाँ पर देखिए हम बच्चा की बात करें तो बच्चा क्या है भाई, बच्चा किसी एक विशेष जाति को बता रहा है सीधे सीधे, तो ये जातिवाचक हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से चोर जातिवाचक हो गया, और ये देखिए स्वस्थ भी अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये शब्द देखिए सूक्ष्मता, तो सूक्ष्मता जो है यहाँ पर क्या है कि भाववाचक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमें ये देखना है भाई कि कौन सा जो है ये शुद्ध वाक्य, अशुद्ध नहीं शुद्ध बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, महादेवी छायावादी कवयित्री है, ठीक है। अब देखिए है यहाँ पर दिया, अगर हाँ दिया होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। तो इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध ये होगा देखिए, आप जब आएँ तो मुझसे मिलें, ये शुद्ध होगा। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए अगला देखिए यहाँ पर, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इसमें क्या गलत है भाई, देखिए दर्शन जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में आता है, तो क्या होता है यहाँ पर होना चाहिए था आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो सही होता। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। अगला शब्द देखिए, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये वाक्य यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आई होप आपको इनमें जो मिस्टेक थी इसको भी आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अगला देखिए, बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तार क्या है। तो बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तार क्या है। ऑप्शन देखिए, बड़ा आ, चली, जल्दी और बीना। तो इसमें क्या है, जो विस्तार कर रहा है, विधेय का विस्तार कर रहा है जल्दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विधेय है ये चली आ, चली या विधेय है, तो इस विधेय का जो विस्तार कर रहा है वो जल्दी कर रहा है, क्योंकि जल्दी चलिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बीना जल्दी चलिया में विधेय विस्तारण क्या है इसका, ये जल्दी यहाँ पर है। अगला देखिए, ये किस क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये किस क्रिया के उदाहरण हैं। अब वाक्य देख लेते हैं भाई, सुरेश ने फल खरीदे, दूसरा है राम ने रावण को मारा। अब ऑप्शन दिए हैं देखिए कि ये अकर्मक क्रिया है, इनमें नकारात्मक क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। तो इनमें से क्या है फ्रेंड्स, इसमें है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है कि जिसमें भाई कर्म की प्रधानता है, या कहें कि जो किया गया काम है उसका फल जो है वो कर्म को प्राप्त होता है। जैसे देखिए सुरेश ने फल खरीदे, तो यहाँ पर फल जो है क्या हो गया, कर्म है। इसी प्रकार से राम ने रावण को मारा, तो रावण यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से ये कैसा हो गया, सकर्मक हो गया इसमें। और जैसे मैं मान लीजिए ये कह देता कि राहुल सोता है, तो इसमें क्या होता, इसमें कर्म नहीं होता, तो ये सकर्मक ना होके अकर्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए फल है, यहाँ पर रावण है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये वाक्य इस प्रकार से ये दिए गए हैं और कह रहा है कि भाई इनका कोई पुल्लिंग शब्द रहा है और उसका यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाया गया है, तो बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है ये सही है। अब देखिए यहाँ पर कवयित्री, तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है ना, कवयित्री होता है शब्द। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कवयित्री, हाँ ये ठीक है। अगला देखिए, तो ये कवि का है ना, कवि पुल्लिंग है, उसकी स्त्रीलिंग क्या हुआ, कवयित्री। दूसरा देखिए सम्राज्ञी, सम्राट का होता है सम्राज्ञी, नेता का नेत्री होता है। और यहाँ देखिए जो पुरुष जो होते हैं विधुर, और अगर पत्नी किसी की स्त्री है अगर, तो उसको कहेंगे विधवा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए कवयित्री, सम्राज्ञी, नेत्री और विधवा, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये कैसे हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर वो शब्द हैं जिनका देखिए कवि, सम्राट और नेता और यहाँ पर विधुर, इनका क्या बनाया गया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है।
तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो चम्मच से आया तो इसमें कारक कौन सा है। ऑप्शन देखिए, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो कौन सा है इसमें? इसमें कर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम जो देखते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से और द्वारा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कारक होता है तो कर्ण कारक जो होता है तो कर्ण कारक के यहाँ पर दो चिन्ह आए, क्या? कर्ण से और एक द्वारा। दूसरी बात, जिसकी सहायता से जब अगर कहीं काम किया जाता है तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। तो चम्मच से चावल खाया गया है, इसलिए यहाँ पर चम्मच से में क्या होगा? कर्ण कारक मौजूद होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कंगन, कचहरी, कुक्कुर, कछुआ। इनमें से हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो कौन सा है तत्सम? इसमें से कुक्कुर शब्द जो है फ्रेंड्स, ये क्या है कि यहाँ पर तत्सम है। बाकी देखिए, जैसे ये कंगन है, कंगन, तो कंगन का क्या होता है तत्सम? कंगन का होता है कंकण, है ना, अड़ा होता है यहाँ पर। और दूसरा देखिए यहाँ पर कचहरी दिया है, तो कचहरी का तत्सम क्या होता है? कृतग्रह। कछुआ का क्या होता है? कच्छप। और कुक्कुर जो शब्द है ये यहाँ पर तत्सम है, और इसका तद्भव अगर होता है तो क्या होता है? कुत्ता होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो रेखांकित यहाँ पर शब्द दिया है, उसके लिए उचित विकल्प जो नीचे है उसको हमें क्या करना है कि चिन्हित करना है और उसी को मार्क करना है। अब देखिए दिया है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो यहाँ पर ये जो सहारा दिया है ना, ये इसको क्या किया गया है? इसको यहाँ पर मार्क किया गया है, और हमें बताना है कि सहारे का क्या मतलब है। ऑप्शन देखिए, अविलंब, अवलंब, अवसर, अवमूल्य। तो क्या है इसमें? अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा। अविलंब का क्या मतलब होता है? भाई जल्दी से, जैसे है ना, कहते हैं कि भाई उसे अविलंब पहुंच जाना चाहिए, मतलब बिना टाइम लगाए उसको समय से पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अवलंब क्या है? ये होता है सहारा, और यहाँ पर सहारे का ही हमें बताना था कि भाई किससे ये जुड़ रहा है। अगला देखिए, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो राखनहार जो है इसमें से कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए भाई कौन सा है? इसमें से देखिए ये है यहाँ पर कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी, जो भी हमारे पास एक धातु आती है, धातु मतलब ये सीधे सीधे आप समझे, तो देखिए जो धातु होती है तो इसमें रख, ये जो राखनहार लिखा है इसमें से रख धातु है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जब भी धातुओं से जो प्रत्यय बनते हैं उनको हम यहाँ पर कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर ये जो है रख से बना है, इसलिए यहाँ पर इस राखनहार में क्या होगा? यहाँ पर कृदंत प्रत्यय मौजूद है। अगला देखिए, स्थावर का विलोम बताना है हमें। तो स्थावर का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पर, आग, सचल, चंचल, चेतन। तो क्या होता है? वैसे स्थावर का क्या है? होता है जंगम, है ना। स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? जंगम है। तो इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें विकल्प जो है ये सही होगा। बाकी यहाँ पर देखिए भाई जो अन्य यहाँ पर जो शब्द हैं, जैसे आग है और ये सचल है, चेतन है, ये शब्द जो है इससे यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए दिए हैं, घर, घाम, भवन और आवास। तो आगार क्या होता है? आगार का मतलब होता है घर। तो देखिए घर तो हो गया, भवन भी हो गया, आवास भी हो गया, और यहाँ पर दिया है घाम। तो घाम नहीं होता है, धाम होता है। अगर धाम होता तो धाम शब्द जो है इसका पर्यायवाची आगार का होता। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यही विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है भाई कि आगार का जो कौन सा विकल्प यहाँ पर ऐसा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इति और ईति, है ना, इति और ईति का सही अर्थ भेद यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए इति क्या होता है? इति का मतलब होता है यहाँ पर समाप्ति। ठीक है, और यहाँ पर इति का जो शब्द लिखा है ये, इसका मतलब होता है यहाँ पर विघ्न। तो इस प्रकार से इति का मतलब होता है यहाँ पर
समाप्ति, और इति का मतलब होता है विघ्न। तो ये बी विकल्प यहाँ पर क्या होगा कि सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? हमें इसमें से बताना है भाई। एक तरफ यहाँ पर देखिए शब्द युग्म दिए। अब देखिए ये आप प्रश्नों का जो पैटर्न देख रहे हैं ना, ये लगभग ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न रहेंगे और मैं जितना एक्सप्लेन कर सकूँगा कोशिश करूँगा कि करता रहूँ। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक तरफ शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ भेद दिए हैं। देखिए यहाँ पर शब्द भेद क्या दिया है भाई, दिया है अनिल और अनल। तो यहाँ जो अनिल और अनल दिया है, इनका यहाँ पर हमें तो क्या देखना है कि ये देखना है कि अर्थ भेद क्या है। तो अनिल मतलब क्या, हवा, और अनल मतलब आग। ये यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड्स ये सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर अवलंब और अविलंब। अब यहाँ पर देखिए अवलंब का मतलब तो सहारा होता है, लेकिन अवलंब का क्या मतलब होता है, अविलंब। अविलंब मतलब होता है, अभी हमने चर्चा की थी कि जल्दी, और यहाँ पर क्या दिया है, विलंब। तो यही वाक्य जो है यहाँ पर अर्थ भेद ये सही नहीं है, तो यही अपना सही हो जाएगा। बाकी हमने देखा था यहाँ की क्या, अनिल का मतलब यहाँ पर हवा होता है, अनल का मतलब यहाँ पर आग होता है। ठीक है, तो हमें सही विकल्प मिल गया, ये वाला है। और इसमें देखिए आगे देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा इसमें दिया था। देखिए इसमें दिया था आवरण और आभरण। आवरण का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे आवरण है मतलब ढकना। आभरण का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दिया है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा। जैसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ, यानी कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि ऐसा हो। ठीक है, उपेक्षा मतलब क्या होता है, लापरवाही होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी क्या है कि ये ठीक थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में पक्का से। अगला देखिए, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। मतलब कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला है कोई, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, अनुदान, अनुयायी, अनुपथी, अनुभवी। तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अनुयायी। भाई कोई अगर किसी के सिद्धांत पे चलता है, उसको क्या बोल देते हैं, अनुयायी बोल देते हैं कि ये भाई उस चीज़ का अनुयायी है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न पूछा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना शब्द है, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, सम धन भावना है, सत धन भावना है, साधन द भावना है, और इनमें से कोई नहीं, इस तरह से करके दिया। तो यहाँ पर देखिए सद्भावना जो है, सद्भावना का विच्छेद क्या होगा, सत धन भावना होगा। ये देखिए कौन सी संधि है फ्रेंड्स? अगर यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कौन सी है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि यदि पूर्व पद, यानी जो पहले पद आता है, पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का यदि प्रथम अक्षर हो, तथा उस पर पद के आदि में, मतलब जैसे कोई पद दिया है पहला पद, और इसके बाद वाले यहाँ पे आदि में किसी वर्ग का यहाँ पर तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्वर हो, या अंतस्थ व्यंजन आए, तो जो पूर्व पद होता है, यानी कि पहले वाला पद होता है, उसका प्रथमाक्षर जो होता है, मतलब वो तीसरे अक्षर में बदल जाता है। इसको फिर से समझिए, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये शब्द, इसी को देखिए, ये सत धन भावना को देखिए, इसमें क्या होता है, अगर इधर वाला शब्द, ठीक है, इधर वाला शब्द अगर है, जैसे ये ता है, देखिए तो ये ता है, तो ये किस में, अपने तीसरे अक्षर में जाके बदलेगा, यानी ता, था, दा, ये दा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर, और सद, ये भावना बाद में जुड़ेगा, तो ये सद्भावना शब्द इसका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, व्यंजन संधि का ये एक उदाहरण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? तो यहाँ पर शब्द दिया है और उसके आगे दिया है कि समास कौन सा है, और ये बताना है कि भाई कौन सा ये सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है सज्जन अव्ययी भाव समास, दूसरा यहाँ पर दिया है अष्टाध्यायी द्वंद्व समास, तीसरा है यहाँ पर यथामति, और यहाँ पर कर्मधारय दिया है, और फिर दिया है डी यहाँ पर शरणागत, और दिया है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा सही है फ्रेंड्स? यहाँ पर सही है ये डी वाला। शरणागत का मतलब क्या है कि शरण में आया हुआ। तत्पुरुष में क्या होता है कि विभक्ति होती है, और जब हम उसको मिलाते हैं तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर शरणागत है, यानी शरण में आया हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये तत्पुरुष समास का यहाँ पर ये
उदाहरण एक मौजूद है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम बाकी इनका देख लें कि यहाँ पर देखिए हमने देखा था कि ये सज्जन है, तो सज्जन कौन सा समास है? देखिए सज्जन जो है ये है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये विशेषता बताने के काम कर रहा है, इस प्रकार से ये कर्मधारय समास होगा। अष्टाध्यायी क्या होगा? अष्टा में देखिए 8 पहले आ रहा है, तो अगर किसी भी शब्द में पहले क्या आ जाता है, कोई अंक आ जाता है, तो वो होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु होता है। जैसे यहाँ हम कहें अष्टाध्यायी है ना, पंचनद है ना, पंचाक्षरी, कुछ भी कह दें तो ये यहाँ पर द्विगु होगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया है यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है? अव्यय भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यथा शब्द लगा है, यथा क्या है? अव्यय है। और जब भी किसी भी शब्द में अगर अव्यय लगा है पहले, तो वो अव्यय भाव समास होता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। दूसरा है छोटी बच्ची साइकिल चलाती थी। तीसरा है मैं छुटपन में साइकिल चलाती थी। और अगला दिया है मैं छोटी थी और साइकिल चलाती थी। तो इसमें से क्या है? इसमें से पहला वाक्य देखिए, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, ये वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि देखिए जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों और क्या हो कि उसमें से एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा जो है उसका क्या हो कि आश्रित हो, तो इस प्रकार से वैसा जो वाक्य होता है वहाँ पर क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब कि कोई भी अगर वाक्य है तो उसको अगर हम उपवाक्यों में काटें, मतलब तोड़ें, तो एक जो वाक्य होगा उपवाक्य होगा वो मुख्य वाक्य उपवाक्य होगा, बाकी उसका क्या होंगे कि आश्रित होंगे। तो यहाँ पर यही है, देखिए जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, तो ये क्या है कि मिश्रित वाक्य का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन देखिए दिया है, निर्वेद, क्रोध, हास, विस्मय और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये श्रृंगार रस का जो यहाँ पर स्थायी भाव है क्या होता है कि रति होता है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्या है कि जो रस होते हैं तो वैसे सामान्यतः जो रस होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे आए कि भरत मुनि के अनुसार बताओ कि रस कितने होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार जो है रस जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम रस के जो रस होते हैं उनके जो स्थायी भाव होते हैं इनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए श्रृंगार से शुरू कर लेते हैं। तो भाई श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ठीक है, श्रृंगार का रति। हास्य का होता है हास, करुण का होता है यहाँ पर शोक, रौद्र रस होता है इसका होता है स्थायी भाव क्रोध, वीर रस जो होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, भयानक का भय होता है और बीभत्स जो है इसका जुगुप्सा होता है, अद्भुत जो है विस्मय होता है अद्भुत का, और शांत का निर्वेद होता है। तो ये हमें क्या करना है कि याद करके रखना है, क्योंकि अभी देखिए श्रृंगार का पूछा है, यहाँ पर अगर मान लीजिए उसने पूछ लिया कि भयानक का स्थायी भाव क्या होगा, तो भय होगा, है ना, बीभत्स का जुगुप्सा होगा, अद्भुत का विस्मय होगा, शांत का निर्वेद होगा। और कभी यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 होगी। ठीक है, तो ये हमें याद करके रखना है ताकि हम अगले वाले एग्जाम्स में अच्छा करें। ठीक है, अगला देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार यहाँ पर पूछ रहा है और दिया क्या है? चरण कमल बंदव हरिराई। तो चरण कमल बंदव हरिराई में यहाँ पर क्या है कि जो अलंकार है, ऑप्शन देखिए, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो कौन सा है इसमें? इसमें फ्रेंड्स है रूपक अलंकार। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर क्या कहा? चरण कमल बंदव हरिराई। अब भैया कैसे कमल? चरण देखिए, चरण कैसे? कमल, सीधे सीधे बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, चरण को सीधे मतलब बता दिया कमल भैया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। ऑप्शन दूसरा देखिए, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला। सी ऑप्शन है, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते। और चौथा है, राम का परम भक्त। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? ऑप्शन पहला सही है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे।
इसी को हम कहते हैं क्या, अंगद का पैर होना। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन देखिए, कवि वचन सुधा, उद्दंड, मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो उद्दंड मार्तंड है, ये क्या है कि हिंदी का पहला यहाँ पर अखबार है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो देखिए ये 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि उद्दंड मार्तंड जो है भाई, ये हमारा हिंदी का क्या है कि प्रथम समाचार पत्र है। तो ये देखिए अब हिंदी में बाकी अब यहाँ पर 27 से 30 तक जो है ये यहाँ पर ये जो अपठित गद्यांश आता है, इससे पढ़ के यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये इसको आप चाहें तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसको आप पढ़ के इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से आप हो भी जाते हैं और इसमें मैं आपका समय जो है नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये है देखिए, इसका कुछ वहाँ पैराग्राफ था और बाकी ये यहाँ पर ये पैराग्राफ है। इसको आप चाहें तो इसके ये प्रश्न नीचे दिए हैं 30 नंबर तक के, ये पूरे प्रश्न हैं। आप चाहें तो इसको क्या करिएगा कि हल कर लीजिएगा। ठीक है, अपने आप से। तो फ्रेंड देखिए, हमने लगभग 26 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लिए हैं। ठीक है, लगभग 1 मिनट हमने लिया है एक प्रश्न के लिए। तो हम टाइम लगभग वही जो हम रेशियो सोच रहे हैं कि जितना भाई टाइम हमें वहाँ मिलेगा तो उससे कम में ही लगभग हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात और देखिए, हम इसमें से जो रीजनिंग वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर नहीं हल करा पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो उपलब्ध नहीं है। बाकी जो जीएस है या सारी जो भी चीज़ें उस तरह की हैं जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुँह से बोलना है, जिसमें लिखना ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर सारी करा ही देंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो कौन से? देखिए यहाँ पर ये है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग वर्मन जो है ये राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। अब देखिए राष्ट्रकूट जो वंश है, इसने जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसी मतलब कृतियाँ हैं जैसे कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, तो उसमें राष्ट्रकूटों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें निर्माण कार्य किसने कराया है, किन शासकों ने कराया है, तो वो यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने ही उसका निर्माण यहाँ पर कराया था। अगला देखिए प्रश्न, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन देखिए, कबीर, तुलसीदास, दादू, रामानंद, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ये कह रहा है कि भाई हिंदी भाषा का प्रयोग किया है धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले। किसने किया है? वो किया है देखिए यहाँ पर रामानंद ने। रामानंद देखिए जो है ये माना जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है हमारा, तो भक्ति आंदोलन इन्हीं के द्वारा लाया गया, क्योंकि भक्ति जो से संबंधित जो भी कंसेप्ट कहें या जो भी उपासना कहें, वो दक्षिण भारत में जो है वो सबसे पहले उपजी थी। वहाँ पर हमें नैनार और अलवार दो तरह के यहाँ संतों के ग्रुप जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। तो जो अलवार थे वो कृष्ण भक्ति की करते थे और नैनार जो है वो शिव भक्त होते थे। तो वहीं से ये रामानंद आए थे उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत में फिर हम जानते हैं कि भाई इन्होंने कई सारे शिष्यों को अपना मतलब कई सारे लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिसमें से सभी जाति धर्म के लोग जो थे मतलब मौजूद थे उसमें। और फिर इन्होंने हिंदी को ही अपना प्रचार का माध्यम बनाया। तो रामानंद इसमें से ये सही है। अगर कभी जैसे ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया कि भाई दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति जो प्रचार प्रसार करने वाले संत कौन से हैं, तो भी यही रामानंद होंगे ऑप्शन में। ठीक है, अगला देखिए, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो देखिए हमारा जो संविधान भाई निर्माण हुआ, संविधान को निर्माण करने के बाद में उसको हाथ से लिखा गया था। ठीक है, मतलब उसको हाथ से ब्रश से बढ़िया से लिखा गया था एकदम से। तो ये जो लिखने का काम है ये किसने किया था? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, विजय लक्ष्मी पंडित, और अगला ऑप्शन है इसमें बाला साहेब गंगाधर खेर, और अगला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसमें से किसने लिखा था? इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मतलब इसको डॉक्यूमेंट किया था, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बनाया था भाई, पूरी जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा ने इसको बनाया। सबसे जो योगदान मुख्य है वो है अपना अम्बेडकर जी का,
क्योंकि ये भाई इन्होंने जो प्रारूप बनाया था, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्होंने पूरा प्रारूप दिया संविधान का कि संविधान कैसा होगा, तो इसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन संविधान की जब लिखने की बारी आई भाई, तो लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको बढ़िया से सजा के किताब में लिखा, मतलब लिखा और लिख के किताब बनाया। ठीक है, कॉपी में लिखा, किताब बना दिया। अगला देखिए प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर किस नाम का, जिसका नाम मतलब हमें बताना है और उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दी ईगल्स नेस्ट नाम से जाना जाता है। मतलब उस पहाड़ी का यहाँ पर हमें नाम बताना है जो कि कहाँ पे है? सह्याद्री में है, और उसको क्या कहते हैं कि दी ईगल नेस्ट कहते हैं। ऑप्शन देखिए, कासा किला, शिवनेरी किला, रंगाना किला, तोरणा किला। तो इसमें से शिवनेरी किला जो है, ये शिवनेरी किला को क्या कहते हैं? दी ईगल नेस्ट। अब देखिए ये जो किले थे ना, हम जानते हैं कि भाई शिवाजी जो थे, शिवाजी ने किलों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी थी। इसलिए तरजीह दी थी कि वहाँ से निगरानी जो है बहुत अच्छे से हो सकती थी और उनको भेदना बहुत कठिन था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर दी ईगल नेस्ट जो है ये कहाँ पर मौजूद था? ये हम कह सकते हैं इसका नाम था शिवनेरी किला को। ठीक है, अगला देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, रक्तचाप, स्वररज्जु, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, और यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है कंकाल की मांसपेशी द्वारा विद्युत गतिविधि। तो इसमें से किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप नापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, वह स्थान या वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन देखिए, काशी, वाराणसी, अयोध्या और सारनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो अपना यहाँ पर प्रयाग है, प्रयाग में इन्होंने महासम्मेलन का आयोजन किया था। और ये देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है ये हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन जो है ये काफ़ी मतलब बौद्ध धर्म को उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अमृतसर की पहली जो संधि हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1800, 1805, 1806 और 1809। तो यहाँ पर देखिए 1809 में ये अंग्रेज़ों के साथ में यहाँ पर अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह की, राजा रणजीत सिंह की। इस में संधि में क्या किया गया था कि भाई जो हमारी सतलज नदी है ना, सतलज नदी को सीमा बना दिया गया था कि भाई इस तरफ जो है यहाँ पर अंग्रेज रहेंगे और यहाँ पर जो है ये जो रणजीत सिंह थे यहाँ पर इनका शासन रहेगा। अगला देखिए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? मतलब कि जो दांडी यात्रा थी उसमें से पहले गांधी जी का ये विचार था कि सिर्फ इसमें पुरुष भाग लेंगे, लेकिन फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति था इन विकल्पों में से जिसने कहा कि नहीं भाई, इसमें से जो औरतें हैं उनको भी भागीदारी आपको देना चाहिए। तो कौन थी देखिए वो ऑप्शन देखिए, पंडिता रमाबाई, दूसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीसरा है मैडम कामा और चौथा है यहाँ पर सुचेता कृपलानी। तो इनमें से कौन थी वो थी देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा कि भाई नहीं, सिर्फ पुरुष नहीं भाग लेंगे, स्त्रियां जो हैं इसमें भी भाग लेंगी। और देखिए ये जो नमक आंदोलन था, दांडी नमक यात्रा जो है ये 24 दिवसीय एक यात्रा थी जिसमें से 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। प्रश्न अगर कभी पूछे कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और फिर आगे ये 6 अप्रैल को यहाँ पर पूरी हुई थी। इस प्रकार से 24 दिन की ये यात्रा थी और इसमें नमक कानून को क्या किया गया था कि तोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? तो देखिए संविधान सभा ने चूँकि पूरा संविधान बनाया तो सबसे पहली सभा जो थी कौन थी, किस डेट को रखी गई थी? ये रखी गई थी देखिए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये हमें याद रखना है।
तो 9 दिसंबर 1946 को ये सभा, सबसे पहली सभा शुरू की गई थी। और इसमें देखिए क्या था कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको क्या किया गया था कि उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये सभा जो है पहली यहाँ पर संपन्न हुई थी। इसके बाद फिर बाद में पूर्णकालिक जो है राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष इसका यहाँ पर बनाया गया था। तो इस प्रकार से पहली जो सभा है ये 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा ये यहाँ पर लगी थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो भाई मानव का क्रय विक्रय ना हो, है ना, उसको खरीदा ना जाए, बेचा ना जाए, दूसरी चीज़ उससे ज़बरदस्ती काम ना कराया जाए, इसके लिए कौन सा यहाँ पर जो किस अनुच्छेद में इसका प्रतिबंध किया गया है। ऑप्शन देखिए 23वां, 26वां, 24वां, 32वां। तो इसमें क्या 23वां, जो 23वां अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भाई जो भी व्यक्ति है उसको हम सामान की तरह नहीं बेच सकते, उसको गुलामी के लिए हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, और उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। तो ये जो है संविधान का हमारा 23वां अनुच्छेद ये बात कहता है। वहीं पर देखिए जो इसका 24वां अनुच्छेद है ये बच्चों के लिए है कि बच्चों का शोषण ना हो। अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम का है तो उसको भाई ऐसे किसी काम में ही न लगाया जाए। तो ये जो है यहाँ पर 24वां अनुच्छेद कहता है। वहीं पर देखिए अगर हम 26वें अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कहता है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता देता है। मतलब कि 25 अनुच्छेद कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन का धर्म मान सकता है। 26वां कहता है अनुच्छेद कि वो व्यक्ति धार्मिक कार्य भी अपने धर्म के हिसाब से संपन्न कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम 32वां अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है व्यक्ति को मिलेगा। मतलब अगर आप कोई भी अधिकार जो है अगर वो अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी को फ्रेंड्स यहाँ उपचारों का जो अधिकार है 32वां जो अनुच्छेद है, इसी को जो हमारे अंबेडकर जी हैं ये कहते हैं कि यही भाई मूल आत्मा है, ठीक है, संविधान की। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है देखिए, ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो ये कहाँ पे है, कैरेबियन सागर में है, ठीक है। ग्रेनाडा कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है कैरेबियन सागर में। अगला देखिए, एक्वीफर यानी कि जल भृत्य क्या है। तो जल भृत्य क्या होते हैं, इसको नाम से ही समझिए थोड़ा सा, भाई ऐसी जगह जहाँ पर जल का क्या होगा, भराव किया जाएगा। तो क्या होता है कि भौम जल स्तर के नीचे जो संतप्त क्षेत्र होता है उसी को यहाँ पर हम एक्वीफायर या जलभृत कहते हैं। जैसे कि भाई देखिए हमारी ये जो ज़मीन है, जब पानी बरसता है तो ज़मीन के नीचे ये धीरे धीरे स्रोतों में चला जाता है। यहाँ की जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में फिर पानी जो है यहाँ पर स्टोर हो जाता है और उसी को हम जलभृत यहाँ पर कहते हैं। अगला देखिए, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए ये ऑप्शन देखिए, सतलज, गंगा, ब्यास, चिनाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो देखिए चमेरा बांध है ना फ्रेंड्स, चमेरा बांध किस में बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये रावी में बनाया गया है, ठीक है, रावी नदी पे बनाया गया है चमेरा बांध। अगला देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी है जिसमें भाई लाभ कमाना जो है मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं भाई, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है। ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज। किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है ना, वो यही है फ्रेंड्स, सेल्यूलोज। क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ में पूरा सागर है, उसमें से जो शैवाल हैं वो भी बहुत सारे हैं और वो सब उनका जो मुख्य घटक है वो क्या है, सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। तो एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, मानव की आंत में, फलीदार पौधों के रूट में, नोडल में यानी उनके गांठ में, या फिर
टेरिडोफाइट्स में या शैवाल में। तो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रेंड्स मानव की आंत में। दरअसल जो गर्म खून वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये कोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये पाया जाता है। कोलाई बैक्टीरिया जो है ये हमेशा बुरा नहीं होता है, ये हमारे अंदर के पाचन सिस्टम के लिए उपयोगी भी होता है, लेकिन कभी कभी ये नुकसान भी कर देते हैं अगर कोई मतलब भिन्न तरह के ये कोलाई बैक्टीरिया हो गए तो। अगला देखिए UNFCCC का अर्थ बताना है। तो UNFCCC का मतलब देखिए क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका क्या है कि ये फुल फॉर्म है। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है? यूनाइटेड नेशन, ये दिया है देखिए दूसरे नंबर में, ठीक है, ये सही होगा। अब देखिए ये क्लाइमेट चेंज ना हो इसके लिए ये बनाया गया था, और इससे ही जुड़ा हुआ हम अगर आपको ये कहें तो देखिए एक यहाँ पर 1992 में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये भी फ्रेंड्स इससे क्लाइमेट चेंज से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। तो UNFCCC जो है इसका पूरा नाम हमने यहाँ पर देख लिया। अगला देखिए हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ये नवंबर की घटना है 2024 की। तो नवंबर में यहाँ पर इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, किनको? ड्यूमा बोको, ठीक है, ड्यूमा बोको। तो ड्यूमा बोको को कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है? ऑप्शन देखिए युगांडा, इंडोनेशिया, बोत्सवाना, इथोपिया। कहाँ? ये बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना के राष्ट्रपति इनको ड्यूमा बोको को बनाया गया है, ठीक है। और ये जो बोत्सवाना है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गैबोरोन। क्या है? गैबोरोन, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2024 दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाना है? तो भाई नवंबर 2024 में एक योजना शुरू की गई, दीपम योजना। तो ये दीपम किस सरकार ने शुरू की? कहाँ की सरकार ने? ऑप्शन देखिए केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको क्या किया है कि शुरू किया है। हम जानते हैं भाई कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, तो चंद्रबाबू नायडू वहाँ के CM हैं, और उन्होंने इसको क्या किया है कि यहाँ पर शुरू किया है भाई। अगला देखिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ऑप्शन है देखिए ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की। तो इसमें से ब्राज़ील जो है ये इसने चीन का जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, इसमें से ये जो है मना कर दिया है कि भाई हम इसमें से शामिल नहीं होंगे। अब आगे कंप्यूटर वाला देखिए सेक्शन है। तो इसमें कंप्यूटर के भी जो प्रश्न आते हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें से जो रीजनिंग वाला पोर्शन है फ्रेंड्स वो हम यहाँ पर स्किप करेंगे, क्योंकि उसको यहाँ पर अभी हम इसमें से इतने ही रिसोर्स में इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में प्रश्न पढ़ते हैं अपन। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। दूसरा है यहाँ पर देखिए, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुँच सकता है। तीसरा है, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। और अगला है यहाँ पर, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें गलत है फ्रेंड्स ये चौथा ऑप्शन, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना पर पहुंचता है। तो क्योंकि ये अप्रतिबंधित ढंग से सूचना पे नहीं पहुंचता, हमारे निर्देशों के हिसाब से पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत नहीं है तब भी ये डेटा को एक्सेस करे, ऐसा नहीं करता है। बाकी यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर है एक भाई लॉजिकल मशीन तो है ही, प्रोसेस करती है डेटा को। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को लेता है, इसको प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, हमें आउटपुट देता है। ये काम करता है साधारण सा कंप्यूटर। और इसमें क्या है कि डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी भी होती है। हम जानते हैं कि भाई किस तरह से मतलब कई हज़ार GB या टेराबाइट की हम जो स्टोरेज है कैपेसिटी उसको यूज करते हैं इसमें हार्ड डिस्क के रूप में या फिर अन्य किसी रूप में, और फिर वहाँ पर डेटा को हम संग्रहित करके उसको यूज भी भविष्य में करते रहते हैं। और इसमें देखिए कोई भाव नहीं होता है ना, ये फीलिंगलेस होता है। हालांकि अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम
ये सोच रहे हैं कि हम जो भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी कंप्यूटर में डाल सके, लेकिन वो अभी भविष्य में होगा। तो अभी के हिसाब से ये जो कंप्यूटर है हमारा भाव से हीन होता है, यानी इसमें भावनाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए भाई क्या है कि जो एक प्रोग्राम है जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर दरअसल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक सेट में रख देते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है। और जब प्रोग्राम हम कई सारे रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? देखिए, सॉफ्टवेयर हमारा मीडिएटर का काम करता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम साधारणतया सोचें, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है, हमने यहाँ से कुछ भी हमने निर्देश इसको प्रेषित किया। जब हम इसको निर्देश प्रेषित करते हैं तो वो काम कैसे होता है? वो काम देखिए सिंपल सा ये होता है, मान लीजिए यहाँ से मैंने क्लिक किया किसी एक फाइल में, फोल्डर में, या किसी आइकॉन में, तो जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा? इस क्लिक को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और फिर इसी से संबंधित जो भी डेटा है वो इसको क्या करेगा? हमें डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात ये हुई कि भाई जो सॉफ्टवेयर है ये सारे काम यहाँ पर कम करता है, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो ही चीज़ों से बना होता है। और हम ये बात करें सिंपल सा कि भाई हार्डवेयर जो है हम जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर में जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है हमारा, तो इसको क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन, दूसरा है यहाँ पर समक्रमण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, तीसरा है अभिनिर्धारण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, और अगला है यहाँ पर देखिए अभिगम्यता या एसोसिएबिलिटी, और ये फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब हम कंप्यूटर में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं प्रमाणीकरण, हम ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हम ही हैं, ठीक है। जो यूज़र है वो बताता है कि मैंने ये जो जानकारी है सही डाली है, इसका मतलब मैं वैलिड यूज़र हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रमाणीकरण किया, ऑथेंटिकेशन किया, ठीक है। अगला देखिए, इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पर जैसे हम ये पूरा ये एक प्रकार से वर्ड लिख रहे होते हैं, ठीक है, वर्ड में मैटर लिखे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जो कर्सर है, ठीक है, ये जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा होता है जिससे हम राइट कर रहे होते हैं, तो इसको शुरुआत में ले जाना होता है। अगर तो शुरुआत में ले जाने के लिए यहाँ पर किस की का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल विन और ये कंट्रोल होम। तो यहाँ पर देखिए हम किस की का यूज़ करते हैं फ्रेंड? जब हमें क्या करना होता है कि हमें किसी भी अगर उसका यूज़ करना हो, मतलब शुरू में वहाँ पर अगर हमें ले जाना है तो वहाँ पर इनमें से हम कोई भी की का यूज़ नहीं करते हैं। तब देखिए हम किस की का यूज़ करते हैं उसमें जाने के लिए? हम यहाँ पर देखिए यूज़ करते हैं कंट्रोल होम का, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अल्ट होम दे दिया है, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में ये हमने मैटर लिखा है बहुत सारा, मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ पर अभी ब्लिंक कर रहा है, हमें इसको होम पे मतलब सीधे यहाँ पर ले जाना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल, मतलब CTRL जो एक बटन होती है, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कर्सर है, कर्सर पॉइंट इसके शुरुआती वाले बिगिनिंग वाले पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा कि ब्लिंक करने लगेगा, पहुँचने लगेगा। अगला देखिए प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सही स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखता है?
अब देखिए ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उससे संबंधित प्रश्न है। तो क्या होता है कि जब भी देखिए हम पावर पॉइंट की कई सारी स्लाइड बनाते हैं, मान लीजिए हमने ये कई सारी स्लाइड बनाई, तो स्लाइड में क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक स्लाइड दिख रही होती है, ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पर ये सारी स्लाइड दिख रही होती हैं हमें, ठीक है, ये सारी स्लाइड यहाँ पर बगल में दिख रही होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ का क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है कि भाई इन्हीं में से अगर हमें किसी भी स्लाइड को ऊपर नीचे करना है या किसी स्लाइड को यहाँ पर एडिट करना है, तो हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे, वो स्लाइड यहाँ पर हमें क्या हो जाएगी, व्यू हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जहाँ पर हमें सारी की सारी जो स्लाइडें जो हमने बनाई हैं, क्रिएट की हैं, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं और इन पे हम एक्शन इसमें से क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। अब देखिए एक बात और आप समझिए, ये जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, हो सकता है कोई प्रश्न आपको टफ लग रहा हो, लेकिन प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये जो पेपर बना है, ये पेपर लगभग इस हिसाब का बना है कि उस एग्ज़ाम को टच कर सके। और इसके पहले देखिए मैंने ये जो जूनियर असिस्टेंट का 1262 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसको मैंने दिया भी है, मैंने उसको क्वालिफाई भी किया है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ या कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि प्रश्न जो हैं लगभग इसी हिसाब के आएंगे, इससे कमज़ोर प्रश्न तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जब अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा जो डिवाइस है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, माउस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, वेबकैम अवश्य होना चाहिए। तो वेबकैम, क्योंकि आपको अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या चाहिए भाई, कैमरा तो होना चाहिए, वेबकैम होना ही चाहिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर लिखा है को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। फिर से देखिए प्रश्न, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है, ये कहिए किसको मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि हमारा जो हम यूजर हैं, यूजर और जो मशीन है, जो हार्डवेयर है, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक प्रिंटर लगा रखा है, हम यहाँ पर यूज़र हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हुए इसमें काम कर रहे हैं, ओके। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर में हमने एक कोई फ़ाइल खोल रखी है, मान लीजिए कि वर्ड की फ़ाइल है, हमें क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है। हमने यहाँ से कमांड दी कि भाई इस पेज को प्रिंट कर दो। तो जो हम प्रिंट करने की जो कमांड देंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि जो सॉफ्टवेयर है, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, इस हमारे द्वारा दिए गए निर्देश रिकॉग्नाइज करेगा, क्या काम करना है उसको, फिर यह करेगा कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमारा लगा है प्रिंटर, इस प्रिंटर को निर्देश देगा और यहाँ से एक प्रिंट आउट ये निकल आएगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर कोई हमने मतलब आदेश दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने उसको रिकॉग्नाइज किया और हमारा काम हार्डवेयर से इसने करा दिया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये मीडिएटर का काम कर रहा है कि हमारे और कंप्यूटर या हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएशन का काम यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसके द्वारा फ्रेंड्स जो है बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, IBM द्वारा और AT&T द्वारा या फिर HP द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी देखिए अभी हमने जो देखा ना सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये GUI बेस्ड था। GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहले क्या होता था कि पहले होता था डॉस पे काम होता था। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो काम होता था वो सीधे सीधे हम यहाँ पर कुछ भी मतलब कमांड लिखते थे, उनको कमांड बोला जाता था और कमांड से काम होता था। लेकिन इसका जो ये तो बिल्कुल एकदम काला काला ब्लैंक आता था और यहाँ पर हम कुछ भी लिखते रहते थे, ये होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि GUI प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया।
GUI प्लेटफॉर्म मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक, तो इसमें से ग्राफिक्स का यूज कर ले लिया। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक फ़ाइल बनानी होती थी तो डॉस में हम लिखते थे कि भाई क्रिएट फाइल, इस तरह से करके लिख देते थे, फिर वो फाइल क्रिएट होती थी। यहाँ पर भाई क्या होने लगा कि सीधे सीधे एक आइकॉन उसने बना के दे दिया और क्लिक करने का दे दिया कि भाई यहाँ पर सीधे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये जो इंटरफेस है ये GUI इंटरफेस होता है, और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ने है इसको बना के दिया, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला देखिए, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती हैं उन्हें और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में भेजा जाता है। तो जब भी भाई हम अगर कोई फ़ाइल डिलीट कर देते हैं तो डिलीट होने के बाद में वो फाइल कहाँ जाती हैं? ऑप्शन देखिए, डस्टबिन, रिसाइकिल बिन, वेस्ट बिन या रिसाइकिल वेस्ट बिन, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे जाती हैं? वो जाती हैं रिसाइकिल बिन में। आप कंप्यूटर में देखेंगे जो अपना ये डेस्कटॉप व्यू होता है वहीं पर एक ये छोटा सा बॉक्स डब्बा टाइप का बना होता है जिसको हम कहते हैं रिसाइकिल बिन। तो जब भी हम कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं तो ये यहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर हमें शो होती है। अगर इसको हम चाहें तो दोबारा से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम उस जगह पे भेज सकते हैं, इसको रीलोड कर सकते हैं जहाँ पर ये पहले थी। अगर यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे तो फिर हमें साधारणतया ये फ़ाइल नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम कई तरह के सॉफ्टवेयर से यूज करें या कई मतलब प्रोसेस करें तो वो बात अलग है कि हमें वो फाइल मिल सकती है। अगला प्रश्न देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी अपनाई जाती है? देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ ऐसी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, बिल्ट इन का मतलब उसमें पहले से निर्धारित होती हैं जिनको उपयोग करके हम बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस में यदि हम फंक्शन को इंसर्ट करना चाहें, उसमें फंक्शन को लिखना चाहें तो किसका यूज करेंगे? ऑप्शन देखिए, शिफ्ट F3, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3 और अल्ट F3, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज करते हैं? हम करते हैं कंट्रोल F2, कंट्रोल F2। तो कंट्रोल F2 से क्या होगा? फंक्शन आएगा। मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि एवरेज निकालना है जैसे किसी चीज़ का, तो एवरेज के लिए वो फंक्शन, जैसे यहाँ फंक्शन की आ गई, हमने एवरेज लिखा, यहाँ पर हम फिर क्या किए कि जिसका एवरेज निकालना है हमें, तो हमने उसका कॉलम और रो का एड्रेस दे दिया और यहाँ पर एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न है। ऑप्शन है देखिए, TCP/IP के प्रयोग के लिए, या फिर दूसरा है ऑप्शन ब्रिटिश सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। अगला है बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों का एक ये दल था, इसने शुरू किया, या फिर उपर्युक्त सभी के योगदान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन सही है। दरअसल इंटरनेट जो होता है, देखिए इंटरनेट है क्या, अगर हम देखें, देखिए हम ऐसे कहते हैं ना, इंटर और नेट। इंटरनेट का क्या मतलब है? इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क है ये। अब ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स 1969 में। दरअसल जो अमेरिका है, तो अमेरिका ने अपनी सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए उसने क्या किया था कि इसका यूज किया था। तो सबसे पहले जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? अमेरिका ने शुरू किया था। तब इसके बाद में बाकी दुनिया में ये, तो अमेरिका में देखिए क्या था कि एक यहाँ पर ARPANET ये कंपनी का, ये या ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ग्रुप था ARPANET का। इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले जो इंटरनेट है इसको शुरू किया था। वहीं पर अगर देखिए भारत की बात करें कि भारत में, तो भारत में ये 1995 में जो भारत में है ये क्या है कि यहाँ पर शुरू हुआ है। और ये फिर इसके बाद में बाकी इसकी आप आज तो हम जानते हैं कि देखिए आप अगर इस लेक्चर को देख भी रहे हैं तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करके ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में ना भी मिलेंगे तो आपको क्या है कि एक तो आपकी तैयारी कितनी है ये जांचने में काम आएगा। दूसरी बात, इसमें जो कंटेंट दिया जाएगा ये कंटेंट आगे एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेगा। अब अगला देखिए प्रश्न देख लेते हैं। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है? तो जब भी हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट में वेबसाइट में ब्राउजिंग करते हैं, तो ब्राउजिंग में जो हम यहाँ पर बुकमार्क
करते हैं। तो बुक मार्क का क्या काम होता है? तो देखिए जो बुक मार्क होता है फ्रेंड्स, उसका सीधा सीधा ये काम होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट जिसको आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, जिसको आप क्या करना चाहते हैं कि दोबारा उपयोग में लाना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर बुक मार्क करके रखते हैं। तो मतलब इसमें ये जो ऑप्शन दिया है देखिए कि विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करने के बाद उनको अगर बार बार हमें उपयोग करना है तो उसको हम बुक मार्क कर देते हैं ताकि उसका उपयोग जल्दी से हम कर पाएँ। अगला देखिए, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए, स्थानांतरण के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए FTP, SMTP, अगला है TCP IP और फिर है HTTP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फाइलों को यदि इंटरनेट में हमें क्या करना है कि एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं FTP। FTP है क्या? इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल से दरअसल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि हम अगर इंटरनेट में काम करेंगे तो भाई उसका ये नियम होगा, इस तरह से डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, तभी वो जो डाटा है हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा पाएगा और सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि जैसे अभी आप देखिए व्हाट्सएप में ही अगर आप देखें तो उसमें लिखा होता है क्या? एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और दूसरा व्यक्ति इधर है, आपने कोई मैसेज व्हाट्सएप में यहाँ से सेंड किया, आपने लिखा हाय, तो ये देखिए जो आपने हाय लिखा यहाँ तो हाय दिखेगा जाके, लेकिन ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन का क्या मतलब है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन का ये मतलब है सीधे सीधे कि देखिए ये बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में कई सारे सर्वर होंगे, कई सारी जगह होंगी। यहाँ पर आपका जो हाय लिखा है ना, वो हाय यहाँ पर हाय नहीं जाएगा, वो इसका कोई अलग तरह का कोड लिख दिया जाएगा इसमें, और वो कोड जो है वो यहीं पर खुल सकता है। इसका कारण ये होता है कि आपके यहाँ पर एक की यूज होती है और यहाँ पर भी एक की यूज होती है, तो इस वाली की का संबंध सीधे सीधे इस की से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा कि जब भी आप मैसेज भेजेंगे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो उसके यहाँ पर की जो है वो निर्धारित होगी और आपके यहाँ की निर्धारित होगी, और यहाँ से बीच में जो है ये मैसेज जो है दूसरा कोई आपका पढ़ नहीं पाएगा। इसी को ही हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन कहते हैं। और जब हम इंटरनेट में फ़ाइलों का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको हम यहाँ कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हालांकि बाकी इसमें देखिए और भी प्रोटोकॉल दिए हैं, जैसे इसमें देखिए SMTP तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये TCP IP यानी जो हम इंटरनेट में भाई जो क्या करते हैं कि डाटा हम भेज रहे होते हैं, तो TCP क्या होता है देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से मतलब ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसके लिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है DFT का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि DFT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो DFT क्या होता है? ये होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में देखिए दिया, डिजिटल फाइनेंशियल हमें देखना है ना, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है ना, डिजिटल फाइनेंस, ये सी में ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो DFT क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है? अब देखिए टॉर एक हमें ऐसी मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है, एक ब्राउज़र है कुल मिला के, जिसमें से हम जो ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग हम गोपनीय तरीके से कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी ब्राउज़र में कुछ भी ढूंढते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है ब्राउज़र स्टोर कर रहा होता है कि भाई हमने क्या ढूंढा। लेकिन अगर हम टॉर का यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो क्या है कि डेटा को ये हमारे द्वारा जो मतलब ढूंढा गया है डेटा उसको स्टोर करके नहीं रखता है। तो इसको हम और सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं? तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से ऑप्शन देखिए ब्राउजिंग डेटा और यहाँ पर इंटरनेट मैसेजिंग या आईडी का उपयोग करके लॉगिन करना। ठीक है, तो देखिए आईडी का उपयोग करके लॉगिन करना, जब भी हम क्या होता है कि टॉर पे काम करते हैं तो हमें एक आईडी मिल जाती है, उस आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं लॉगिन करके टॉर पे सर्फिंग कर लेते हैं और सुरक्षित ढंग से हम सर्फिंग कर पाते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर अब 20 क्वेश्चन आने हैं भाई यूपी वाले, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन देखिए यूपी के यहाँ देख लेते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं फ्रेंड्स इसको सुनते हुए पढ़ते हुए, तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटरनेट में क्या होता है कि डेटा बहुत सारा पड़ा होता है, अधिकांशतः लोग उसको बस यूं ही स्क्रॉल करके चले जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाले डेटा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो ग्लैमराइज डेटा होते हैं उसको देखते हैं। लेकिन क्या है कि सिलेक्शन जो होता है ना, वो रियल वाली मेहनत से होता है। तो रियल वाली मेहनत अगर आप सच में कर रहे होंगे तो आप पक्का यहाँ तक आए हैं, ठीक है। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और सिलेक्शन आपको मिलेगा भी। तो देखिए यूपी वाला सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आने होते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि खिलौनों के शहर से किसको जाना जाता है, खिलौनों के शहर के नाम से। ऑप्शन देखिए, गाज़ियाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या कि देखिए ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा जो है इसको हम खिलौनों के शहर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर बाकी और जो चीज़ें हैं देखिए, जैसे कानपुर है तो कानपुर में चमड़े का उत्पादन अच्छा खासा होता है, ठीक है। और बाकी गाज़ियाबाद है जैसे, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगला देखिए, उपर्युक्त या निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो गुफा बतानी है कि इनमें से कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन देखिए, भीमबेटका गुफाएँ, बाघ की गुफाएँ, बादामी गुफाएँ, गुप्त गोदावरी की गुफाएँ, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी गुफा, ये गुप्त गोदावरी की जो गुफा है ये उत्तर प्रदेश में है। ये है कहाँ, देखिए जो हमारा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो चित्रकूट जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक घूमने में जो चित्रकूट प्लेस है ना, तो चित्रकूट देखिए जो प्लेस है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों में है। तो चित्रकूट का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश का सतना डिस्ट्रिक्ट है। मतलब अपना यहाँ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हो गया यूपी से, और यहाँ से हो गया सतना। अब इनके बीच में यहाँ पर ये पूरा हमारा उत्तर जो चित्रकूट जो धाम है, ठीक है, वो प्लेस है धार्मिक स्थलीय। तो यहाँ पर क्या है कि कई सारी जो जगह हैं वो यहाँ पर सतना ज़िले में यानी मध्य प्रदेश में है, और कई जो जगह हैं वो हैं अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसकी कई जगह तो ऐसी हैं कि आधी आधी बटी हैं, जैसे कि परिक्रमा वाला जो मार्ग है वो भी आधा यूपी और आधा एमपी में पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो गुप्त गोदावरी की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं यहाँ पर जो इनका जो प्लेस पड़ता है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं। गुप्त गोदावरी का देखिए यहाँ पर क्या है कि एक गुफा है और गुफा से अंदर से एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसी को हम कहते हैं गोदावरी यानी गुप्त गोदावरी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न अच्छा, इसमें देखिए और जो गुफा हैं, जैसे देखिए ये भीमबेटका की गुफा, बाघ की गुफाएं, तो ये दोनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो भाबर क्षेत्र है वहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, महीन जलोढ़, दलदली, ककड़ीली, पथरीली, भूर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो भाबर वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर ककरीली पथरीली ज़मीन पाई जाती है। भाबर क्षेत्र जो होता है वो कह सकते हैं कि तलछटी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ से ये भाई पर्वत समाप्त हो रहे होते हैं, उसके यहाँ से सीधे सीधे क्या होता है कि जो क्षेत्र होता है वो भाबर क्षेत्र, मतलब इसके नज़दीक आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो भाबर क्षेत्र होता है, तो भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर और ककरीली पथरीली ज़मीनें जो हैं यहाँ पर मौजूद होती हैं, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस जनपद पर स्थित है। तो मयूर संरक्षण के लिए केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन देखिए, महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है मथुरा पे, ठीक है। तो देखिए मथुरा आप ऐसे भी इसको जोड़ लीजिएगा कि भाई जैसे मथुरा में क्या है, कृष्ण की जन्मस्थली है, या फिर कहें कि कृष्ण से संबंधित जो भी प्लेस है वहाँ पे है, और मोर का पंख वो लगाते थे, इसलिए मथुरा में मयूर संरक्षण के लिए वहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन देखिए, मक्का, चना, चावल, बाजरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई उत्तर प्रदेश में ये जो इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से किसी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा भाई यहाँ पर क्या उत्पादन होता है अपने भारत में पूरे अगर देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गेहूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आम,
इसके बाद अमरूद है, आंवला है, मेंथा ऑयल, ये बहुत आप इसको याद रखिएगा। मेंथा ऑयल जो है ना अपने उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, ठीक है। ये मान के चलिए कि लगभग कुछ ही मात्रा इधर उधर उत्पादित किया जाता है, नहीं तो सारा अपने उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, ठीक है। तो भाई ये हो गया, देखिए गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, और आंवला हो गया, मेंथा हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर है? तो बेतवा नदी पर देखिए कौन सी बांध इसमें बना है? ऑप्शन देखिए, कालागढ़ बांध, रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरौरा बांध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता टीला बांध किस में बना है? भाई बेतवा नदी पे माता टीला बांध यहाँ पर बना हुआ है। अगला देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए दिए हैं इसमें से, गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बाकी अगर हम देखें यहाँ पर गोरखपुर में, तो गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है, ठीक है, ये गोरखपुर में है। लखनऊ में अगर देखें तो लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला है? यहाँ पर है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, ठीक। तो इस तरह से ये यहाँ पर नक्षत्रशाला है। और इसके बाद देखिए एक प्रयागराज जो है अपना, यहाँ पर भी एक जवाहर नक्षत्रशाला बनी हुई है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? तो चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए उद्यान कहाँ पर बना है? ऑप्शन देखिए, वाराणसी, आगरा, बंथर, उन्नाव, डिबियापुर, औरैया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बंथर उन्नाव में जो है चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए उद्यान बनाया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? इसमें से ट्रोनिका सिटी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ट्रोनिका सिटी जो है कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। बाकी देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है, और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में स्थित है। ये सब याद करने लायक है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो केंद्र सरकार की भाई अफीम की फैक्ट्री अपने उत्तर प्रदेश में एक ठो लगी है, वो कहाँ पे? गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर में, ठीक है। तो गाजीपुर में फैक्ट्री लगी है, और उत्पादित कहाँ पे होती है? बाराबंकी में, ठीक है। बाराबंकी में उत्पादित की जाती है फ्रेंड्स ये यहाँ पर अफीम, और गाजीपुर में इसको क्या किया जाता है कि भाई स्टोर करके रखा जाता है, या फिर कहें कि यहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है। बाराबंकी में उत्पादित की जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखिए, हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए जो देसलपुर है, देसलपुर स्थित नहीं है। बाकी देखिए हुलास, आलमगीरपुर, मांडी, ये सब अपने उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, जो कि हड़प्पा के स्थल हैं, ठीक है, हड़प्पा के स्थल हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया। तो इनमें से कौन सा भाई अपने यहाँ का लोक नृत्य नहीं है? तो मुरिया अपने यहाँ का नहीं है। बाकी देखिए चरकुला है, दादरा है, कर्मा है। देखिए चरकुला जो है ना, ये ब्रज वाले क्षेत्र में किया जाता है। दादरा कब होता है? दादरा जब कोई बच्चा पैदा होता है तब ये दादरा के करते हैं लोग। कर्मा नृत्य, कर्म से संबंधित नृत्य है। यहाँ पर जो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है कर्मा, ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई कर्म जो है वो महत्वपूर्ण है, और कर्मा जो नृत्य है वो यहाँ पर किया जाता है। दूसरी बात, जो हमारा सोनभद्र जिला है, तो सोनभद्र में कर्मा नृत्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित है, क्योंकि सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ पर आदिवासी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा आदिवासी वहीं रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देखिए, डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, और यहाँ पर फिर कूट दिया है कि भाई इन कूट में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सिंगरौली और विंध्याचल, ठीक है, सिंगरौली और विंध्याचल, ये जो एक मिनट, सिंगरौली और विंध्याचल नहीं, ये दूसरा ऑप्शन ये है, दादरी और यहाँ पर सिंगरौली, ठीक है, दादरी और सिंगरौली सही है इसका।
ये विंध्याचल यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो दादरी और सिंगरौली ये दो हैं यहाँ पर, कि दो यहाँ पर ये जो मौजूद हैं यहाँ पर बिजली घर के लिए। अगला देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए 300, 250, 350, 400। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है ये दरअसल 302 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए जो है यहाँ पर क्या होगा कि सही होगा। लेकिन एक बात ये भी है, देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट के हिसाब से देखें, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इनमें से कोई नहीं भी इसको क्या कर सकते हैं कि मार्क कर सकते हैं। हालांकि कई जगह पे जो इसका डेटा है वहाँ पर ये इसका इतना ही 300 भी वहाँ पर मिलता है। अगला देखिए, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी एक मूवी भी बनी है, और वो जो मूवी बनी है ना, वो इसी जो ये प्रेमचंद जी का जो भाई ये कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर ये पूछ ही रहा था ये कि भाई ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके, ये यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी। और शतरंज के खिलाड़ी जो है इसी पे आधारित यहाँ पर जो हमारे सत्यजीत रे हैं, सत्यजीत रे ने इस पे क्या की थी कि मूवी बनाई थी, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं? तो इनमें से कौन सी इकाई है जो बच्चों के लिए भाई कक्षाएं प्रोवाइड करने की बात कर रही हैं? ऑप्शन देखिए AIIMS, JNU, UPOER या फिर JIMPER, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए क्या है कि जो यहाँ पर UPOER है, तो ये क्या है कि ओपन उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर कक्षाएं जो हैं प्रोवाइड करेंगी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे? ऑप्शन देखिए प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर साक्षरता आंकी गई है 2011 में उत्तर प्रदेश में, वो मापी गई है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में, है ना। श्रावस्ती में, श्रावस्ती ज़िले में सबसे कम साक्षरता है, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए करंट का भी क्वेश्चन इसमें शामिल है ना। तो क्या कहाँ पे किया है? संभल में किया है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला है, यहाँ पर कल्की धाम को ये यहाँ पर इनका जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया किसने? ये लैब मित्र पहल ने। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है प्रदेश में, ये बताना है। तो भाई गोल्ड अवार्ड इसने प्राप्त किया है जिला स्तरीय उसमें, और इसका नाम है देखिए लैब मित्र पहल। तो ये शुरू कहाँ से की गई थी? बनारस से, ठीक है। ये कहाँ शुरू की गई थी? बनारस से ये शुरू की गई थी। अगला देखिए, जो कि लास्ट प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य सरकार ने कितने नए MSME स्थल करने का लक्ष्य रखा है? तो MSME स्थल कितने बनाएगी सरकार? ये बनाएगी भाई 10 लाख, ठीक है। तो MSME बहुत छोटे लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, जिससे कि जो लोगों को रोज़गार भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी, और यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है इसमें, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ही फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, और इसमें फीडबैक दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।